हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 10th और अब शुरू करेंगे एल्कीन। और आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, सबसे बढ़िया मेथड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहाइलाइड। ठीक है, अभी शुरू करेंगे, सब समझ में आएगा। आपको बेसिक रिएक्शन बताएंगे, मैकेनिज्म बताएंगे, आपको रिएक्शंस प्रैक्टिस कराएंगे और एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन भी बढ़िया से कराएंगे। शुरू करें तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम शुरू करने जा रहे एल्कीन्स। बच्चों, एल्कीन्स नहीं पढ़ा तो आगे की ऑर्गेनिक तो गई। एल्कीन्स में बड़े कमाल के रिएक्शंस दिखेंगे आपको, चाहे उसकी प्रिपरेशन हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज हो। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, लाइक एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एवरीवेयर। सो लेट अस स्टार्ट। बढ़िया से नोट बनाओ, रिवीजन खूब करो ऑर्गेनिक में। तो बच्चों, एल्कीन्स हर कोई जानता होगा, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं। अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n होता है और यहां n की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं करते, क्योंकि एक कार्बन किससे डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना, कार्बन कार्बन का ही डबल बॉन्ड। तो पहली वैल्यू 2 रखते हैं, C2H4, 2 कार्बन को एथ और साथ में लगा दिया इन, इथीन। इस तरह से 3 कार्बन के लिए C3H6, नाम पड़ गया प्रोपीन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करें, CnH2n, उनको हम एल्कीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो बहुत से मेथड है यार एल्कीन बनाने के, कोई कमी नहीं है हमारे पास मेथड्स की, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वहां से हम शुरू करते हैं। धीमे धीमे अगले 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे सभी मेथड। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल सब लोग पहचानते हैं, जिसमें OH ग्रुप होता है। तो जैसे मान लीजिए यहां कार्बन कार्बन, इस कार्बन पे यहां OH ग्रुप लगा है, बाकी यहां हाइड्रोजन 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 वगैरह ऐसे लगे हुए हैं। और इसका ट्रीटमेंट हम कर दें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इस मिक्सचर को हीट कर दें। मिक्सचर को हमने हीट कर दिया, क्या हुआ, यहां से OH का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहां से H, और बाहर निकला H2O, बचा क्या, CH सिंगल बॉन्ड। कार्बन की एक वैलेंसी इधर से कम हुई, इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर से कम हुई, सेटिस्फाई करने के लिए यहां बन गया डबल बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं यहां पे आपके पास था इथेनॉल और इथेनॉल से आपको मिल गया इथीन। तो ये बेसिक रिएक्शन है जिससे हम अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं और बोलते हैं डिहाइड्रेशन। हाइड्रा मतलब होता है पानी, है ना, एवेंजर वाला हाइड्रा ग्रुप मत उठा लेना, है ना। और डी मतलब होता है रिमूवल, यानी पानी के मॉलिक्यूल का रिमूवल ऑफ वाटर। और यहां से कोई चीज क्योंकि निकल गई, तो ऐसे निकलने वाले रिएक्शंस को हम बोलते थे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोलोगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या एलिमिनेट हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। इस तरफ कोई अल्कोहल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा भी हो सकता है, और इस तरफ कोई एल्कीन बनेगा। रिएजेंट आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर हाई रहेगा। बच्चों, हाई टेम्परेचर पे ही एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होता है, लिख लो, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है। तो ये बेसिक चीज रहेगी। 3-4 एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैकेनिज्म पे भी बात करेंगे कि एलिमिनेशन भी 2 तरह के होते हैं, E1 E2, तो ये कौन सा फॉलो करता है, सब करेंगे बात। पहले इसको नोट कर ले, नोट कर लिया। चलिए 2-3 एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और एक बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। ठीक है, तो क्या बात आपको हम समझाएंगे।
जरा 3 रिएक्शंस ध्यान से देखिए। पहला रिएक्शन CH3CH2OH, जो भी मैंने लिखा था एग्जैक्टली वही रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया, टेम्परेचर दिया मान लीजिए करीब करीब 170 डिग्री सेल्सियस। यहां से OH निकला, यहां से H निकला, H2O, एक कार्बन से OH, एक से OH, CH2 इथीन बन गया। बोलो क्लियर है? यहां से OH निकला इस कार्बन से H और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। सिंपल। अच्छा ठीक है, ये आप ध्यान से देखो तो 1 डिग्री अल्कोहल था, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री हो गया। जरा दूसरा एग्जांपल देखिएगा, CH3OH कॉन्स H2SO4, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस। यहां से OH निकालेंगे, यहां से H निकालेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2। बोलो सही है? इस कार्बन से OH निकला, इस कार्बन से H निकला, यहां डबल बॉन्ड बना और एज इट इज बना दिया। ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। और तीसरा एग्जांपल CH3OH कॉन्स H2SO4, टेम्परेचर रखा 100 डिग्री सेल्सियस। यहां से OH निकला, यहां से H निकला, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2। बोलिए क्लियर है? ये ध्यान से देखिए तो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। डिड यू नोटिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग? टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए था, यहां उससे कम, यहां उससे कम। इससे आपको क्या फील हो रहा है कि जितना अच्छा डिग्री का अल्कोहल है, मतलब 3 डिग्री का या 2 डिग्री का, जितना ज्यादा डिग्री हो रही है टेम्परेचर उतना कम रिक्वायर्ड है। इसका मतलब जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, मतलब कितनी इजीली डिहाइड्रेट हो जा रहा है, वो फॉलो करता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, विच इज विल बी ऑब्वियस आफ्टर सीइंग द मैकेनिज्म, जो कि मैकेनिज्म देने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। टेम्परेचर से भी दिख रहा है, इसको बहुत टेम्परेचर चाहिए 1 डिग्री को, और 3 डिग्री तो बस 100 डिग्री, 3 डिग्री वाला सिर्फ 100 डिग्री में काम कर रहा है, 1 डिग्री के लिए 170, यानी 3 डिग्री बहुत इजीली डिहाइड्रेट होता है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। नोट करें, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। लिख लिया। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, है ना, समझाते हैं कि ऐसा क्यों है, मैकेनिज्म समझते हैं इसका। लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। लिखिए, इसका मैकेनिज्म जो होता है वो होता है E1 मैकेनिज्म। लिखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोसीड्स थ्रू E1 मैकेनिज्म। भाई मैकेनिज्म नहीं जानोगे तो बढ़िया सवाल आपसे नहीं बनेंगे, हल्के फुल्के तो कर लोगे। अभी हल्का सा मैकेनिज्म वाला कोई क्वेश्चन दे दिया, है ना, एक बात इधर उधर हो गई तो आप गलत प्रोडक्ट बनाने लगोगे मेजर माइनर में। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जितना डीप में हो सकता है हम यहां बताएंगे, ऑल्दो अभी बताते हैं। अच्छा पहले सुन लो, मान लो यहां हमने कोई अल्कोहल ले लिया COH CH3, यहां से लिख लें CH3 CH2OH, मान लो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? सही है ना, CH3 CH2OH। इसके ऊपर अटैक कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 का, तो H2SO4 में ऐसे लिख रहा हूं HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, ठीक। अब एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, H+ डोनेट करने की, तो यहां से H+ निकला। H+ कहां भागेगा, जहां पे उसको लोन पेयर्स दिखेंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिखे तो H+ लोन पेयर पे अटैक किया, और यहां पे एक स्पेशी बनी CH3 CH2OH2+। ये हाइड्रोजन आकर यहां पे जुड़ गया और OH2+ है ना, जो हाइड्रोजन पे आपको प्लस चार्ज दिख रहा था वही हमने ऑक्सीजन पे लगा दिया, या इस पूरे मॉलिक्यूल पे आ गया। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पहली स्टेप में बच्चों OH बाहर नहीं निकलता H के साथ, है ना, कई लोग पढ़ लेते हैं कि OH को H ले गया, है ना, और यहां पे प्लस चार्ज, ना ना ना, पहली स्टेप में प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन, प्रोटॉन समझते हैं ना, H+,
प्रोटोनेशन होता है, H प्लस जाके OH से जुड़ जाता है और बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एंड दिस इज अ वेरी फास्ट स्टेप, दिस इज अ वेरी फास्ट स्टेप। तो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके होंगे 12th में अगर हो तो, अदरवाइज जो फास्ट स्टेप होती है उससे रेट डिटरमाइन नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप इसकी रेट डिटरमाइनिंग है, विच इज द स्लो स्टेप विच इज नोन एज RDS। RDS में क्या होता है कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये दिख रहा है H2O। अब यार इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो यहां से कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे ये झपट्टा मार के निकल जाता है, क्या लेके, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज RDS। अब क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस, बोले बनेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। यानी इसके स्लोएस्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट बन के आया वो है कार्बोकैटायन। और यही रीजन था कि आपने देखा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री का होता है। GOC लेक्चर 7 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फिजिक्स वाला, ठीक है, वहां पे मैंने समझाया था। अब कार्बोकैटायन बन गया है, नेक्स्ट स्टेप में यहां से हाइड्रोजन निकालना है। OH निकालने का तरीका देखा ना, या पहले H प्लस गया फिर वाटर मॉलिक्यूल निकला, नेक्स्ट स्टेप में यहां से H प्लस निकलना है, सीख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अब H प्लस निकलने के लिए यार एक बेस चाहिए होता है जो H प्लस को लेकर जाए। बेस ऐसी चीज जिसकी H प्लस के लिए टेंडेंसी हो, तो हमारे पास कोई बेस है क्या? यहां से H प्लस निकलने के बाद इसके ऊपर माइनस आया, ये एक वीक बेस है, ये एक वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, वीक बेस पढ़ा था ना आपने, द कॉन्जुगेट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक बेस। ये कॉन्जुगेट है ना इस एसिड का, H2SO4 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस। दिस इज अ वीक बेस, भाई कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक बेस, ठीक है, वीक बेस है पर यहां से H प्लस निकालने में सक्षम है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं CH2H। अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां डोनेट करके इसके साथ बाहर निकल गया, तो बाहर निकला H2SO4, और ये हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हमारे पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन से प्लस चार्ज खत्म, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में आ गया। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म एंड यू कैन सी दैट H2SO4 एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट ऐसी स्पीशी जो रिएक्शन में खत्म ना हो, जितनी दी थी उतनी ही मिल जाए, तो जितनी दी थी उतनी ही मिल गई। मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए यूज तो किया, पर शुरू में इसका H प्लस इस्तेमाल किया, बाद में इसको H प्लस दे दिया, एज इट इज बाहर आ गई। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, 100% करेक्ट। बच्चों इसको अब बात आती है कि E1 क्यों कहते हैं। भाई एलिमिनेशन तो दिख रहा है आपको, ओवरऑल अगर आप यहां से यहां देखो तो आपको दिखेगा एलिमिनेशन, देखो ध्यान से, ओवरऑल क्या हुआ, OH निकला यहां से, H प्लस निकला यहां से, है ना। तो इन शॉर्ट आप देखो तो आपको लग रहा होगा कि H2O निकल गया, जो कि एक्चुअली में इस स्टेप में निकला है RDS में, बट शॉर्ट में देखो तो एलिमिनेशन दिख रहा है। 1 क्या चीज है, देखो बच्चों, जो इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जहां से इसका रेट डिटरमाइन हुआ है, जो इसकी स्लोएस्ट स्टेप है वो ये रही, यानी इसकी स्लोएस्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या हम सिंपल अल्कोहल भी ले सकते हैं, अल्कोहल से ही काम बन रहा है। यानी इस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CH2OH की पावर 1। भाई स्लोएस्ट स्टेप में इसका एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, भाई इसी से तो ये बना है। यानी इसकी कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाओगे रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का रेट उतना बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखो, इसका रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर बोल सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, और इसका नाम पड़ गया यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन। तो वैसे तो E1 एलिमिनेशन पे पूरा वीडियो बन रखा है, आप YouTube पे टाइप करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म 13 या 14 है, रिएक्शन मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन E1 फिजिक्स वाला आपको मिल जाएगा। फिर भी इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दी है, और वहां डेफिनेटली और डिटेल में होगा, 1 घंटे का पूरा वीडियो एलिमिनेशन रिएक्शन पे, बट जो इंपॉर्टेंट है आज के लिए वो हमने बता दिया। अभी कुछ पॉइंट्स भी लिखवा देते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। E1 समझ में आया क्यों बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे इसका रेट डिपेंड कर रहा है। मतलब H2SO4 को अगर हम बढ़ाएं, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बढ़ाएं, तो रिएक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसको चाहे थोड़ा सा H2SO4 दो, चाहे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दो, नो इफेक्ट। रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है अल्कोहल की कंसंट्रेशन पे।
नाउ व्हाट यू कैन नोटिस इज कि इसमें एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। मिटा रहे नोट कर लें। ओके, तो इस रिएक्शन के बारे में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है। सबसे पहली चीज पता चली आपको कि रेट जो है वो इसका प्रोपोर्शनल है सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की कंसंट्रेशन की पावर 1, यानी कि ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, यानी इसको कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आपको पता चली कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है दैट इज अ कार्बोकेटाइन, इसका मतलब है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर इज रेट, या ऐसे बोल सकते हो फास्टर इज द रिएक्शन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। जीओसी लेक्चर 7 कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पढ़ाया मैंने पूरा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, जहां बनता है कार्बोकेटाइन वहां होता है रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबिलिटी है, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल। अब भाई कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हो ही सकता है। अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस दिखे, 3 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा हो, वेरी सॉरी 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा हो, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा हो, भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होती है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बाकी तो बहुत ढेर सारी होती है, अभी तो इसी की बात कर रहे हैं। तो अगर इसका चांस मिल रहा हो विद द हेल्प ऑफ, याद है, हाइड्राइड शिफ्ट या विद द हेल्प ऑफ मिथाइल शिफ्ट, तो कर डाल भाई। अगर ऐसा हो रहा है या विद द हेल्प ऑफ फिनाइल शिफ्ट, है ना, मिथाइल शिफ्ट या आपको फिनाइल शिफ्ट, ठीक है, तो कर डालिए। इसके लिए आपको अगर आपको लेक्चर देखना है तो YouTube पे टाइप करना होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, फिजिक्स वाला, ये सब भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है जो इस रिएक्शन में खास खास बातें हैं। बात की एक चीज और है सेटजिफ रूल, उस पर बात करते हैं, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। जरा एक सवाल बताओ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। मैं आपको 4 मॉलिक्यूल दे रहा हूं, आपको बताना है सबसे इजीली कौन सा डिहाइड्रेट हो सकता है, ए, बी, सी या फिर डी। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ये आप तभी बता सकते हो जब आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझ में आती हो। बताएं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ये नोट कर लिया, ऊपर वाला पॉज करके नोट कर ले, मिटा रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले H+ जाके OH से जुड़ता है, फिर पूरा पूरा H2O निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर एक बेस आता है, कैसा बेस है? वीक बेस है, जो कि H+ को चुरा के ले जाता है, ठीक है। अच्छा, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, द ऑर्डर विल बी B greater than A greater than C greater than D, and this is purely based on the stability of carbocation. अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ये बनेगा, ध्यान देखो, ये 3 डिग्री बनेगा, C से CH3 CH3 CH3, 3 CH3 लगे हैं C से, CH3 CH3 CH3। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना, अगर आपका साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन नहीं है तो। इसके बाद नंबर आता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन का, ठीक है। ये इससे ज्यादा स्टेबल नहीं होता, याद रखना। हाँ, इसी की जगह 2 बेंजीन की रिंग हो जाती तो ये ज्यादा स्टेबल होता है ना। इसकी स्टेबिलिटी आपको याद होगी रेजोनेंस से मिलती है ना। और इसकी स्टेबिलिटी 2 इफेक्ट से आ रही है, एक हमारी एक आ रही है प्लस आई इफेक्ट से, और एक हमारी आ रही है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो दोनों इफेक्ट मिला के ये इस पे डोमिनेट कर जाता है, पर यहीं पे 2 रिंग होती तो ये डोमिनेट करता। इसके बाद अलाइल कार्बोकेटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस है। और लास्ट में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसकी स्टेबिलिटी डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन से भी है और प्लस आई इफेक्ट से भी है, पर सबसे कम है। सो इस ऑर्डर में रहेगा हमारा
ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, सबसे तेज, फिर ये, फिर सी, फिर डी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक आध सवाल करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे। मैकेनिज्म भी आपको पता चल गया, कार्बोकेटायन पता चल गया, इवन है पता चल गया, रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो करेंगे पता चल गया। बस एक रूल और बचा है, सेटजिफ रूल, धीमे धीमे आ जाएगा, सब प्रैक्टिस करते रहो। चलिए पहला क्वेश्चन, CH3 CH2OH, एरो के ऊपर कॉन्स H2SO4 और यहाँ पे लिख दिया हीट, हीट का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ लगा दिया OH, एरो के ऊपर सेम। थर्ड रिएक्शन आपको दे रहे हैं CH3 C CH3 CH3 लीव इट, CH3 CH2 CH2 CH2OH, एरो के ऊपर लगा दिया सेम। फोर्थ रिएक्शन आपको दे रहे हैं CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2OH या लीव इट, CH2OH, एरो के ऊपर सेम। ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के। बस 4 सवाल करने हैं, ठीक है? इसके बाद हम अगले मेथड पे आ जाएंगे प्रिपरेशन के। स्टार्ट करें पहले से। चलो क्या होना है, डिहाइड्रेशन, यहां से OH, यहां से H, बहुत बढ़िया, निकल गया H2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वेरी गुड, एकदम सही है। यहां पे आओ, क्या होगा, इस कार्बन से OH निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। भाई पहले स्टेप में यहां से H प्लस जाएगा, OH से जुड़ेगा, H2O प्लस बनेगा, फिर वो निकलेगा, फिर कार्बोकेटायन, ध्यान देना, CH3 CH2 CH CH3, ये बनेगा कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री। अगर किसी तरह से ये प्लस चार्ज यहां पे आ जाए तो आपको कोई फायदा दिख रहा है? नहीं। ये भी कैसा है, 2 डिग्री, और इस तरफ तो कोई फायदा नहीं है, 1 डिग्री। तो कोई शिफ्टिंग यहां पे मत करना, शिफ्टिंग तभी करना जब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यहां कोई स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, बेस का अटैक कराओगे, और बेस के अटैक पे क्या होता है, H प्लस निकलता है। भाई पहले H प्लस गया, OH से जुड़ा, ठीक है ना, पहले H प्लस गया, OH से जुड़ा, निकला, फिर HSO4 माइनस आया, अब ये H प्लस मांग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि H प्लस कहां से निकाले? देखो ये जो एलिमिनेशन, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं मैकेनिज्म के हिसाब से। अल्फा बीटा होता है जब OH और H बगल बगल के कार्बन से निकले, ठीक है? ये अपना हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये बीटा। OH अल्फा से निकाला, अब H निकालेंगे बीटा से। तो H यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, तो कहां से निकालेंगे? तो H बच्चों वहां से निकालो जहां से ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रहा हो, ये कहते हैं सेटजिफ रूल से। सेटजिफ रूल, सेटजिफ रूल, ठीक है? ये भी पढ़ा रखा है मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन में। सेटजिफ रूल ये कहता है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में चांसेस है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के, जैसे यहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है, एक ये बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक ये बन सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। These two product are possible, first and second। ध्यान से देखो, H प्लस यहां से निकालोगे तो ये बनेगा, H प्लस यहां से निकालोगे तो ये। तो बोला जाता है कि अगर पॉसिबिलिटी है एलिमिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की, देन फॉर्म दैट प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल एल्कीन, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो वो बनाओ। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करने का बहुत आसान तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है वो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ, सबसे बेसिक तरीका यही है, वैसे तो मेथड बहुत है और मेथड होंगे। पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहले प्रथम जांच का तरीका है, वो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है? डबल, अब इससे अल्फा को रिलेट मत करने लगना, ठीक है? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अभी कहोगे सर उसको बीटा, इसको अल्फा, मैकेनिज्म है भैया, रिएक्शन मैकेनिज्म, 15 लेक्चर इसीलिए बनते हैं। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उन पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, एल्कीन के रिस्पेक्ट में। बच्चों इस वाले पे देखो, डबल बॉन्ड के बगल में 3 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन, दिस हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन। बगल, डबल बॉन्ड के बगल वाले, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन। यहां डबल बॉन्ड के बगल में एक ही कार्बन है, उसके बगल में मत जाना बगल के बगल नहीं, सिर्फ पड़ोसी है ना। तो इसने कहा पड़ोसी कितना हाइड्रोजन, इसने बोला 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज मोर स्टेबल एंड हेंस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये सेटजिफ का नियम हमसे कहता है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में पॉसिबिलिटी हो एक से ज्यादा प्रोडक्ट की, यहां पे नहीं थी,
यहाँ पे एक तरफ से OH एक तरफ से H, कोई और पॉसिबिलिटी थी नहीं, है ना। ये अल्फा, ये बीटा, दूसरा बीटा हाइड्रोजन निकालने का तरीका नहीं था। यहाँ दो तरीके हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से, तो यहाँ से निकालो, क्योंकि यहाँ से निकालने पे जो एल्कीन बन रहा है उसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। हिंदी में कहा जाए तो बोला जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो। यहाँ दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, यहाँ कम है। दिस इज सेडजिफ रूल। नोट कर लें सेडजिफ का नियम, नोट कर लिया, नोट कर लिया। आते हैं तीसरे रिएक्शन के ऊपर। तीसरा रिएक्शन ये रहा, इसको लिखा रहने देते हैं, तीसरे को थोड़ा नीचे बना लेते हैं, इसको भी इसके बाद कराते हैं। तीसरे रिएक्शन पे आते हैं। तीसरा रिएक्शन क्या है अपना, ब्यूटेनॉल अपने को दिया है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब इसको कोई नॉर्मल बंदा अगर इस रिएक्शन को करेगा कौन सा H2SO4, तो वो कहेगा यहां से OH निकाल देते हैं साहब, और इस कार्बन से H निकाल देते हैं। इसके बाद तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि दो तरफ हाइड्रोजन निकालने के चांस है। यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, जो कि गलत है मैकेनिज्म। यहाँ से H प्लस गया, OH निकला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाओ, CH3 CH2 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 प्लस। कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। H प्लस जाएगा, OH को उठाएगा, निकल गया CH2 प्लस, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसके बगल वाला कार्बन देखो 2 डिग्री है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन मिले कार्बोकेटाइन में कि 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री है या 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री है, तो कार्बोकेटाइन एक चालू स्पीशी है जो स्टेबिलिटी पाने के लिए रीअरेंजमेंट करता है, कि अपने पूरे मॉलिक्यूल को चेंज करके हम स्टेबिलिटी ले लेते हैं। स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे एक रीअरेंजमेंट होगा, यहां से यहां, इस कार्बन से इस कार्बन, H माइनस की शिफ्टिंग होगी, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। देखो H प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन और H माइनस को हाइड्राइड, जैसे Cl माइनस को क्लोराइड, वैसे H माइनस को हाइड्राइड। तो H माइनस यहां से उठकर इस पे चला जाएगा, और जो हमको अब मिलेगा दैट विल बी H माइनस, यहां से निकल के यहां गया, तो H माइनस जाते ही इसका प्लस चार्ज खत्म, ये भी खुश, CH3 CH2 CH CH3। ध्यान से देखो, यहां से H माइनस निकल के गया, इससे जाके जुड़ गया, इसका प्लस चार्ज खत्म, ये स्टेबल। यहां से H माइनस निकलते ही इसके ऊपर प्लस आया, और अब आपके पास एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है विच इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटाइन। तो हमेशा रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जहां कार्बोकेटाइन बनता है और जहां स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं वहां पे रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। यानी वो बंदा गलत करता है जो यहां से इस कार्बन से OH निकालता है, इस कार्बन से H निकालता है, यहां डबल बॉन्ड बनाता है, एकदम गलत होता है वो। यहां से OH निकलेगा, बिल्कुल H प्लस आएगा, OH निकलेगा, यहां पे प्लस आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर वो प्लस चार्ज इधर भागना चाहेगा क्योंकि बगल में स्टेबिलिटी है। भागने के लिए यहां से H माइनस से कहेगा तुम इधर आ जाओ, मेरी जगह पे तुम बैठ जाओ, तो इन जगह बैठ जाते हैं। H माइनस यहां चला गया, बच्चों में हम करते थे ना, तुम मेरी जगह बैठ जाओ, हमारा बेस्ट फ्रेंड पीछे बैठा है, उसके साथ बैठना है हमें, है ना। कोई मानता था, कोई नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा बेस। बेस कौन है, HSO4 माइनस। ये इनसे कहेगा हमें H प्लस दे दो। फिर से यहाँ पे दो ऑप्शन H प्लस देने के, एक यहाँ से H प्लस जा सकता है, एक यहाँ से। तो अब आप फॉलो करेंगे सेडजिफ रूल कि वहां से H प्लस निकालो जिससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बने। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एक ही ऑप्शन है। दूसरा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एक ही ऑप्शन है। तो डेफिनेटली दिस विल बी मेजर विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। डबल बॉन्ड जितना चेन के बीच में आता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, हिंदी में एकदम। वैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज द बेसिक मेथड, और वो भी मैच कर जाए, मान लो दोनों के अल्फा हाइड्रोजन भी सेम होते हैं, तो फिर हम बाकी इफेक्ट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे कि किसमें हमको प्लस एम इफेक्ट मिल रहा है, किसमें हमको रेजोनेंस मिल रहा है, किसमें हमको हाइपर कॉन्जुगेशन है, किसमें हमको माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है, प्लस आई, सब देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी में। ओवरऑल आप अल्फा हाइड्रोजन जस्ट, तो देखो हमको कोई आइडिया ही नहीं था कि डबल बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा। OH माइनस निकला, प्लस चार्ज यहाँ मूव किया, यहाँ से H निकला, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा मेजर। छाप लें, चलिए अब एक करके दिखाएं लास्ट वाला। मोर स्टेबल एल्कीन कैसे पता चलेगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। किसका रूल है, सेडजिफ का रूल, सेडजिफ रूल, सेडजिफ रूल, सेडजिफ सेडजिफ रूल, ठीक है। क्या बनाते हैं, मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक है। कैसे पता चलता है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेडजिफ नियम पता है छोटे बेस के लिए सही है, जैसे ये सब है छोटे बेस हैं सब, बहुत बड़ा बेस आएगा तो ये फॉलो नहीं होता, अभी आगे आएगा एक्सेप्शन तो पढ़ाएंगे। खैर अभी पहले आप प्रैक्टिस करें,
CH3C CH3 CH3 CH2OH ओवर कंसंट्रेटेड H2SO4। जरा पॉज करके इसको एक बार खुद से ट्राई करो। जिस तरह से H माइनस की शिफ्टिंग होती है उस तरह से CH3 माइनस की शिफ्टिंग होती है मिथाइल। स्टार्ट किया जाए, यहां से OH माइनस निकला, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ CH3 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 CH2 प्लस। ये बेचारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको लालच आया कि बगल में इसका भाई 3 डिग्री बनने की क्षमता रखता है, अभी तो 4 डिग्री है पर 3 डिग्री बनेगा क्षमता रखता है। अगर किसी तरह से ये कार्बन अपना एक ग्रुप इधर शिफ्ट कर दे, कार्बन के पास CH3 जैसे ग्रुप हैं, तो इसने कहा कि हम CH3 माइनस की शिफ्टिंग कर सकते हैं। ध्यान से, किस चीज की? CH3 माइनस की, मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल ग्रुप को उठा के CH3 माइनस, यहां से इलेक्ट्रॉन चुरा के CH3 इसके पास आ गया। मैं घर बार छोड़ आई और घर से सारे सामान भी चुरा लाई, छी छी कैसी हो तुम CH3। अब ये घर बार छोड़ आई, घर से सामान चुरा लाई, तो भाई घर वालों के ऊपर एक लोन हो गया जो कि है प्लस चार्ज। इनके इलेक्ट्रॉन कोई लूट ले गया दिन दहाड़े, CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन लेके चला गया CH2 प्लस पास कि तुम खुश रहो मैं तुम्हारे साथ आ गई। यहां प्लस चार्ज आया पर इससे पूरे समाज का भला हुआ है, क्योंकि अब कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बना है। ठीक है, तो थोड़ा उसने यहाँ पे धोखेबाजी की है CH3 ने, पर ओवरऑल भला हुआ है पूरे समाज का। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलने से स्टेबिलिटी बढ़ गई और ये शिफ्टिंग मुकम्मल हुई। नेक्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस आया, वीक बेस H प्लस चुराने। H प्लस चुराने के कई तरीके हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये दोनों सिमेट्रिकल है, अगर ध्यान से देखो तो इससे निकाल के इससे निकाल के एक ही जैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो एक ये बीटा हाइड्रोजन है, एक ये बीटा है। अब ये दोनों सेम ही है यार, ये दोनों सिमेट्रिकल ही तो है, तो डेफिनेटली हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमको पता है ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। वैसे आपके लिए हम दोनों तरफ से निकाल के दिखा देते हैं। एक लेस स्टेबल ये होगा, मेरे ख्याल से तो ये लेस स्टेबल होना चाहिए, चेक कर लेते हैं बना के। दूसरा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ से H प्लस निकाला, इस बीटा से निकाला ये बना, इस बीटा से निकाला ये बना। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे 3, इसके 3, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितने अल्फा है, कितने हाइड्रोजन है? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उस पे हाइड्रोजन को अल्फा, तो 3 3 6 3 9, डबल बॉन्ड के बगल में 3, डबल बॉन्ड के बगल में 3, डबल बॉन्ड के 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन, बहुत हाईली स्टेबल है ये वाला। देखें डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये 3 और डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन यानी ये 5 अल्फा हाइड्रोजन मात्र। इसके बगल में कोई है नहीं, इसका हाइड्रोजन मत गिनना, इसके बगल वाले गिने जाते हैं। इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये भी है 5। तो डेफिनेटली दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडजिफ रूल। तो ये बढ़िया एग्जांपल था जिसमें आपको पूरा मैकेनिज्म दिख रहा है, कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग, सेडजिफ रूल इज फॉलोड, एवरीथिंग यू कैन सी। दिस इज ऑल फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इससे ज्यादा मैकेनिज्म चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप करना होगा E1 एलिमिनेशन फिजिक्स वाला, वहां पे आपको और बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे इसके। अभी तो हम एल्कीन पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं। क्लियर हुआ? सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से H2O निकाल के हम एल्कीन बना सकते हैं। रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, टेम्परेचर हाई लगाते हैं, तभी एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, एंड द रूल इज सेडजिफ रूल, जिससे मोर स्टेबल एल्कीन बनाते हैं। कुछ रिएजेंट्स और हैं जो ये रिएक्शन कर सकते हैं, CH3 CH2OH। दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाई P2O5, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को निकालने वाला एजेंट है। Al2O3, इन दोनों से जब भी रिएक्शन करो तो वेपर फेज में करो। कंसंट्रेटेड H3PO4, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे थे, या ड्राई HCl। तो ये सारे रिएजेंट भी एरो के ऊपर कभी लिखे दिख जाए अल्कोहल के साथ तो बिना डरे बिना हिचके CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाइएगा। क्लियर है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में आप ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेपर फेज एल्यूमिना लिखा हो, है ना, हाई टेम्परेचर लिखा होगा इसमें भी, ठीक है, 170 180 केल्विन, 180 डिग्री सेल्सियस, वेरी सॉरी 190 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब चलते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, विच इज वेरी ब्यूटिफुल मेथड, एंड दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड।
डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, यानी हाइड्रोजन भी निकलेगा हेलोजन भी निकलेगा। जैसे मान लीजिए सी सी, यहाँ पे मान लीजिए Cl लगा है, यहाँ पे H लगा है, H H H H ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एरो के ऊपर हमने लिख दिया एल्कोहलिक KOH। बड़े ध्यान से देखो, अब स्ट्रॉन्ग बेस खेल करने आ गए हैं, पिछली बार वीक बेस खेल कर रहे थे। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा CH डबल बॉन्ड CH। Cl आयन के फॉर्म्स में प्रेजेंट है, K प्लस आयन के फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो हम लिख देंगे KCl। इस तरह से H प्लस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, OH माइनस आयन के फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो हम लिख देंगे H2O। KCl will precipitate as a salt and H2O will also be formed। मतलब KCl precipitate नहीं होगा, फिर भी उसका कुछ ना कुछ solubility प्रोडक्ट होगा as compared to KOH which is a very strong base, है ना। इसका Kb अगर देखें तो बहुत ज्यादा डिसोसिएट होगा वो उतना डिसोसिएट नहीं होगा, तो हम KCl फॉर्म करते हैं। ओवरऑल देयर इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है, रिमूवल ऑफ हेलोजन भी है, और HCl बाहर निकल गया एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। दिस फॉलोज E2 मैकेनिज्म, बाई मॉलिक्यूलर नॉट यूनिमॉलिक्यूलर। पिछली बार क्या था? यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, सिर्फ अल्कोहल का। ये बाई मॉलिक्यूलर होता है। एक दो रिएक्शन और देख लो, फिर बात करते हैं हम। CH3 CHBr CH3 KOH C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल और KOH, अल्कोहलिक KOH, यहाँ से Br, यहाँ से H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। बाकी सेटजिफ रूल वगैरह यहां पे भी फॉलो होगा, बट ये मैकेनिज्म E2 में जाता है, E2 एलिमिनेशन में जाता है। अभी धीमे धीमे समझ में आएगा। सेटजिफ सब फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो CH3 CHBr CH2 CH3 और आपको बोल दिया कि KOH, एल्कोहलिक लगा दिया हमने यहाँ पे एल्कोहलिक, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से Br निकालेंगे और H कहाँ से निकालेंगे? इसी से निकालिएगा। एक ये बीटा, एक ये बीटा, ये अल्फा। तो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी, तो वहीं से निकालो जहां से मोर स्टेबल एल्कीन बनने के चांसेस हों, जो कि ये वाला है, ना कि ये वाला काम करो। दिस विल बी मेजर अकॉर्डिंग टू विच रूल? सेटजिफ रूल कब लगाते हैं? जब एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान दो पॉसिबल एल्कीन बन सकते हैं, तो हमें देखना होता है विच इज मेजर देन मोर स्टेबल एल्कीन, विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। ब्यूट 2इन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ब्यूट 1E। तो यहां पे भी सेटजिफ रूल वगैरह सब फॉलो हो रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूं ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे मैं पूछूं कि ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है, देन ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब पहले मैं चाहता हूं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर कर लो इसके भी। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज स्टिल 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे डिहाइड्रेशन हो, चाहे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, चाहे E1 एलिमिनेशन हो, चाहे E2 एलिमिनेशन हो, दोनों में ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये चीज SN1 SN2 में नहीं होती। SN1 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, SN2 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। SN1 SN2 में कॉम्पिटिशन रहता है, एक कहता है 3 डिग्री को प्रेफर करें, कहता है 1 डिग्री को, बट E1 E2 भाई भाई दोनों कहते हैं 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो अंदर कहानी अलग है, पर लास्ट में बात वही है सारी। यानी आपको 3 अल्काइल हैलाइड दे दे, कोई 3 डिग्री हो, कोई 2 डिग्री, कोई 1 डिग्री, तो आप बोलोगे 3 डिग्री वाला ज्यादा तेज करेगा अपना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आपसे पूछो वहां पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, डेफिनेटली अभी भी मोर स्टेबल एल्कीन। यस, द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट है ये देखते हैं। मिटा रहे भाई, मैकेनिज्म समझोगे तब क्वालिटी सवाल कर पाओगे, वरना क्वालिटी सवाल में छी करके चले जाओगे, है ना, खराब करके चले जाओगे। तो क्या है क्वालिटी सवाल? हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। मजा आ रहा है, मैकेनिज्म मचाते हैं। आइए, टेंशन ना ले, बिना एल्कीन पढ़े, बिना ये सब पढ़े आप आगे की केमिस्ट्री में जंप नहीं करिए, मजा नहीं आएगा। मैकेनिज्म,
अब इसका मैकेनिज्म, E2 का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस दिखे तो E2 प्रेफर होता है, वीक बेस के केस में E1 प्रेफर होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ मान लो अपने पास हम वही ले लेते हैं CH2Cl CH3 एल्काइल हैलाइड, और एरो के ऊपर लिखा है एल्कोहलिक KOH विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस के पास सब्र नहीं है यार। बेस का काम क्या होता है? H+ को छीन के ले जाना। तो HSO4 एक वीक बेस था, वेट करता था कि पहले कार्बोकेटायन बन जाए, H+ खाली हो जाए, फिर उसको हम लेके जाए ना, अगली स्टेप में आता था। इसके पास सब्र नहीं है, इसको H+ चाहिए तो चाहिए। तो अच्छा, इसका कौन सा पार्ट H+ चाहता होगा? आपको पता है ये आयंस के फॉर्म में मिलते हैं सोल्यूशन में। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तुरंत डिसोसिएट करेगा, K+OH- बनाए। इसका OH- वाला जो पार्ट है वो H+ चाहता है। वो OH- कहता है H+ हमें दे दे ठाकुर, वो इधर भी आया इधर भी आया, है ना। इस तरफ क्या है ठाकुर के पास, इस तरफ J खड़े हैं, Cl, भाई Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बड़ा एटम है, OH- इधर आया ना, यहां काम ना बनेगा। तो इस बेचारे बेसहारा कार्बन पे वो आया, और इतना चोर है कि इस तरफ से आया, रात को दबे पांव पीछे के दरवाजे से। समझ रहे हो कि OH- को चाहिए क्या H+? दिस इज वेरी लालची। OH- वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी लालची, वेरी ग्रीडी, है ना। ग्रीडी नीड H+, ही वांट्स, ही टेक्स, सो ही कम्स। तो आया H+ लेने, तो इसने कहा नहीं इधर से तो नहीं, फिर कहा इसके सामने से भी नहीं, पकड़े जाएंगे। तो चोर छुपे छुपे पीछे वाले दरवाजे से आया और यहां से कहता है कि H+ तुम आ जाओ। अब H+ कहता है दुनिया समाज का बंधन है हमारे ऊपर, बॉन्ड बना है, कैसे चले आए? तो इसने कहा अच्छा एक काम करो, धीमे धीमे आओ, है ना। उधर बॉन्ड थोड़ा कमजोर करो, इधर बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, है ना, थोड़ा सा आओ, बाहर निकल आओ, ठीक है। अच्छा, H+ ने जब इस कार्बन के साथ ऐसा बिहेवियर किया तो इसने बोला भैया हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है, कार्बोकेटायन नहीं बन पा रहा, हाइड्रोजन मतलब प्लस लेके जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, सॉरी OH- यहाँ से H+ खींच रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना। तो इसके ऊपर भी स्टेबिलिटी इसकी घट रही है, नेगेटिव चार्ज किसी को पसंद नहीं है। तो इसने बोला बगल वाले कार्बन से कुछ इसका इलाज करो। इसने कहा एक काम करते हैं, हम क्लोरीन से अपना बॉन्ड वीक कर लेते हैं, ऐसे हम कहते हैं हम यहाँ से Cl- निकाल देते हैं, यहाँ से क्या निकाल देते हैं, Cl- निकाल देते हैं, हमारे ऊपर थोड़ा Del+ बन जाएगा, फिर हम दोनों भाई मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। यानी एक एल्कीन आपको पैदा होता हुआ दिख रहा है। बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। KOH such a strong base that it doesn't wait for the removal of the earlier nucleophile Cl-, इसके निकलने का वेट नहीं करता E2 मैकेनिज्म में, E1 में वेट करता था H2SO4 की, पहले निकल जाओ फिर अटैक करे, है ना। यहाँ वेट नहीं है इसके पास। तो ये बोला आओ बाहर, आओ H+ बाहर आओ, भी इस तरफ से पीछे जाके बुला रहा है, इससे लड़ाई हो जाएगी इसलिए पीछे से गया। तो H+ ने कहा बंधन है, तो कहा चलो थोड़ा बॉन्ड हमसे बनाओ, थोड़ा इनसे तोड़ो, इनसे टूट रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इन्होंने कहा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन्होंने कहा एक काम करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे के हम तुम भाई भाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों। ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है, एक चीज मैं बता दूं, 2 स्टेप लिखे जा रहे हैं पर है एक ही स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट, और इसको हम बेबी एल्कीन बोलते हैं, बेबी एल्कीन, यानी एल्कीन बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, हमें मिला CH2 डबल बॉन्ड CH2, OH- H+ से जुड़ गया, Cl- K+ से जुड़ गया, H2O+ KCl। The important thing that you should note over here, there is no carbocation, there will be no rearrangement। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में आपको कभी भी गलती से भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। मन ललचाएगा देख के कि चलो इसका रीअरेंज करके और स्टेबल बनाते हैं, पर कार्बोकेटायन है ही नहीं। इसका आपसे कोई इंटरमीडिएट पूछे तो आप बोलोगे बेबी एल्कीन इज द इंटरमीडिएट, बेबी एल्कीन। और इस बेबी एल्कीन के बनने की वजह से ही मैंने बोला कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा। आप बोलोगे क्यों भाई, जितना स्टेबल इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा उतनी तेज रिएक्शन होगा। और जरा ध्यान से देखो, मैं 3 तरह के ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एक मैंने ये दिखाया 3 डिग्री, एक देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3,
एक देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही है बोलो। हाँ ठीक है। अब ध्यान देखो इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है? डेफिनेटली ये वाला। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इसके पास एक भी नहीं। तो आप देख रहे हो कि एल्कीन की स्टेबिलिटी भी कैसी होती है। ये देखो 3 डिग्री एल्कीन है, ये ध्यान से देखो तो 2 डिग्री एल्कीन है, ये ध्यान से देखो तो 1 डिग्री एल्कीन है ना। इसमें एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसमें वो एक एक से जुड़ा है। तो 3 डिग्री एल्कीन इज ग्रेटर देन स्टेबल देन 2 डिग्री इज स्टेबल देन 1 डिग्री। स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो जितना स्टेबल ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। तो यानी यहां पे भी अगर 3 डिग्री मिलता है तो उससे 3 डिग्री बेबी एल्कीन तो स्पीड ज्यादा, 2 डिग्री तो 2 डिग्री स्पीड ज्यादा। यानी चाहे डिहाइड्रेशन हो चाहे डीहैलोजिनेशन हो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो, दोनों में ही जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। वहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे बेबी एल्कीन की स्टेबिलिटी है और एल्कीन का भी यही ऑर्डर हमको दिखाई पड़ रहा है। बट व्हाट यू शुड रिमेंबर इज देयर इज नो रीअरेंजमेंट। मन ललचाए रहा ना जाए, फिर भी रुकना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसका नाम E2 क्यों पड़ा? E2 मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। E1 था यूनिमॉलिक्यूलर, ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। बच्चों इसका एक ही स्टेप है इस रिएक्शन में, यही एक स्टेप है यही स्टेप इसका RDS या इसका स्लो स्टेप होगा। ध्यान देखो स्लो स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल का बराबर का रोल है। ये भी आके अटैक मार रहा है और ये भी रोल प्ले कर रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। यानी इस रिएक्शन का जो रेट होता है, यहां तक 3 पॉइंट लिख दिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्कोहल नहीं, अल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl एंड बेस KOH। 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड किया, इसलिए हमने बोला बाई मॉलिक्यूलर। इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें दोनों मॉलिक्यूल रोल प्ले कर रहे हैं। वहां तो सिर्फ रिमूवल ऑफ वाटर वाज द स्लोएस्ट स्टेप, सिर्फ अल्कोहल पे डिपेंड कर। यहाँ दोनों, इसका अटैक भी हो रहा है, इससे जुड़ भी रहा है। यानी यहाँ पे KOH का कंसेंट्रेशन अगर हम डबल कर दें तो रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी, और एल्काइल हैलाइड का कंसेंट्रेशन डबल कर दें तब भी रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी। यानी दोनों पे ये डिपेंड करता है। बाकी सेटजिफ रूल तो फॉलो ही होगा। रीजन क्या है? यहां पे ध्यान से देखो बेबी एल्कीन इन फॉर्मेशन है, तो यार फाइनल प्रोडक्ट जब एल्कीन ही बनना है और बेबी एल्कीन यहां बन रहा है तो यार वो तो चाहेगा हम सबसे स्टेबल बने। व्हाट इज बेबी एल्कीन? इट इज एन एल्कीन। और यहां पे जितना स्टेबल ये बनेगा उतना बढ़िया ट्रांजिशन स्टेट होगा, उतनी कम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। समझते हैं ना सब एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह। तो ये इसका मैकेनिज्म है, नोट कर लें। एक और बात बड़ी खास यहां पे आपको बता दें, पूछी जा सकती है 5th पॉइंट। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ईज ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो सबसे इजीली अगर आयोडीन लगा हो तो फिर ब्रोमीन लगा हो तो फिर Cl- लगा हो और फिर F-। भाई सबसे इजीली I- निकलना चाहेगा, फिर Br- Cl- F- को लीविंग ग्रुप टेंडेंसी बोलते हैं, कई बार मैंने पढ़ाया है ना। यहाँ पे आयोडाइड होता तो और इजीली होता, ब्रोमाइड होता तो और इजीली, कम इजीली, क्लोराइड होता कम इजीली होगा, फ्लोराइड सबसे कम। मिटा दें, ओके। बस वही 3-4 क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस करिए, आपका ये रिएक्शन भी पूरी तरह से तैयार हो गया। देखा शॉर्ट में मैंने आपको पूरा E2 पढ़ा दिया, मैकेनिज्म पढ़ा दिया। कुछ समझ में आया? चलो 4 क्वेश्चन करो, एकदम सब समझ में आ जाएगा। 4 सवाल, सिर्फ 4 सवाल गिनती से। CH2 Br CH3 KOH अल्कोहलिक, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 CH3 CH2 CH Br CH3 अल्कोहलिक KOH। सवाल नंबर 3 CH3 CH2 Br KOH अल्कोहलिक। और भी आप अल्कोहलिक NaOH भी यूज कर सकते हो, NaNH2 भी यूज कर सकते हो, अभी सब बताएंगे, ठीक है? थोड़ी देर रुक जाओ। लास्ट CH3 CH2 Br KOH अल्कोहलिक। अल्कोहलिक की जगह ऐसे लिख दे C2H5OH, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेस लगा सकता है, और भी स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी दिखा देंगे, नोट करा देंगे। पहले बताओ, सबसे ज्यादा एग्जाम में अल्कोहलिक KOH पूछा जाता है। पहले वाले रिएक्शन पे आए, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए इन सब में, ठीक है? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नहीं रखोगे तो साथ साथ में ना SN1 भी कंटिन्यू होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा, Br की जगह OH- लिखा हुआ भी दिखेगा,
एंड सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन गो हैंड इन हैंड। वहां नहीं जाते डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले केस में, उस केस में नहीं होता सब्स्टिट्यूशन, बट यहां पे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन गो हैंड इन हैंड। भाई वहां सब्स्टिट्यूशन करने लायक कुछ था ही नहीं। यहां पे देखो एक OH माइनस है जो Br माइनस की जगह ले सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते, ये बात याद रखो। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनता है बल्कि एलिमिनेशन से, तो उसी को ज्यादा करने के लिए हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं। टेम्परेचर हाई करने से आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बात हो रही थी, यहाँ पे Br यहाँ से निकलेगा, H प्लस यहाँ से निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में KBr साथ में H2O। मैकेनिज्म का यहाँ कोई सीन ही नहीं था, OH माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस चुराएगा, यहाँ से Br, काम खत्म। फिर इस पे आते हैं अल्कोहलिक KOH पे, यहाँ से Br निकलेगा, H प्लस यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ से निकाल के बन सकता है। कार्बोकेटाइन तो 2 डिग्री, कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, कहाँ 2 डिग्री। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा जो बन सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डेफिनेटली दिस विल बी मेजर, इट हैज़ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉलोइंग सेटजिफ रूल। इस पे आते हैं, अब ध्यान से देखो, इसमें बच्चे कई बार जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो यहाँ से Br माइनस निकालते हैं, इसके ऊपर प्लस लाते हैं, फिर कहते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, एक काम करते हैं 2 डिग्री बना के H को शिफ्ट करा के यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देयर विल बी नो कार्बोकेटाइन। सोचो ही नहीं कार्बोकेटाइन के बारे में। बेबी अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, OH माइनस जाएगा, इसके बगल वाले कार्बन से H प्लस खींच लेगा, K प्लस यहाँ से Br खींच लेगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ रहे हैं हम, डाइजेस्ट नहीं हो रही बात, बट यही सच्चाई है। अब ये तो सत्य है, सत्य से कैसे पीछा छुड़ाओगे भाई। मतलब हम ये कह रहे हैं, कई बच्चे बहुत दिमाग लगाते, बोलते हैं सर यहाँ से Br माइनस निकलेगा, फिर यहाँ प्लस बनेगा, फिर देखिए 2 डिग्री है, यहाँ से H माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर क्या होगा बच्चों, फिर वो बताते हैं कि सर ये बीटा, अब वहाँ से हाइड्रोजन निकालिए जहाँ से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, कहते हैं यहाँ से निकालो, और फाइनल प्रोडक्ट वो प्यारे बच्चे ये बना के आते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया ये ज़्यादा स्टेबल भी है और मैंने बीच में कार्बोकेटाइन का डांस भी कराया है। तो कार्बोकेटाइन है ही नहीं तो उसका डांस क्यों कराओगे भाई। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है मैकेनिज्म, इसीलिए मैं बोल रहा आपको आना ही चाहिए। क्लियर, देयर इज नो कार्बोकेटाइन। जैसे ये वाला देख के तो मन बहुत ललचाता है कि भाई यहाँ तो पक्का रीअरेंजमेंट होगा, Br माइनस निकला, इस पे प्लस, ये 1 डिग्री, इसके बगल में 3 डिग्री, इसको CH3 को हटा के यहाँ प्लस चार्ज। परेशान नहीं करना, बिकॉज देयर इज नो कार्बोकेटाइन। शांति से चलना है जीवन में। यहाँ क्या करना है कि KOH आएगा कहाँ पे, इसके बगल वाले कार्बन पे आएगा और इससे कहेगा क्या, H प्लस हमें दे दो, इसके बगल वाले कार्बन पास कोई H प्लस मौजूद नहीं है, देयर विल बी नो रिएक्शन। यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने के चांस ही नहीं है। अल्फा बीटा होता है कि बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, इसके बगल वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, देयर विल बी नो रिएक्शन हियर। यहाँ से Br निकालेगा, इसके पास H प्लस है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। अब बच्चे वहाँ दिमाग लगाते हैं, बोलेंगे एक काम, जब भी आपके पास अल्फा बीटा हाइड्रोजन ना दिख रहा हो तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन हो सकता था कि यहाँ से भाई Br माइनस निकलता है, इस पे प्लस आता, फिर शिफ्टिंग होती, यहाँ प्लस आता, फिर वो डबल बॉन्ड बनाता, बट यहाँ देयर विल बी नो रिएक्शन। मिटा रहे। तो इस तरह से हमने आपको 3-4 कंसेप्चुअल सवाल इसके करा दिए। अब रिएजेंट आप और क्या लगा सकते हो, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आपको दिखता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से एग्जाम में आपको दिख सकते हैं, एल्कोहलिक KOH मिल सकता है, एल्कोहलिक NaOH मिल सकता है, आपको NaNH2 सोडियम हाइड्राइड मिल सकता है, और आपको C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5O Na मिल सकता है। ऐसे आपको बेस मिल जाए तो आप समझ जाना कि क्या फेवर होगा, E2 एलिमिनेशन। करना क्या है, हैलोजन निकालना है, बगल से हाइड्रोजन निकालना है, सेटजिफ रूल फॉलो करके मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है, और रीअरेंजमेंट को नहीं करना है। बस यही डिफरेंस है। अगर डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजनेशन में डिफरेंस पूछो तो सिर्फ रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटाइन का है, वहां कार्बोकेटाइन बनता है डिहाइड्रेशन में, यहाँ नहीं बनता। एक एक्सेप्शन और है यहाँ पे जो कि वहां नहीं था, वो एक्सेप्शन है हॉफमैन प्रोडक्ट का। देखो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के, एक होता है सेटजिफ प्रोडक्ट, एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजिफ प्रोडक्ट होता है जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो, और हॉफमैन होता है डेफिनेटली
लेस स्टेबल एल्कीन है। हॉफमैन प्रोडक्ट बच्चों बनता है इन केस ऑफ बल्की बेस। जब हमारे पास कोई बहुत ही बल्की बेस आ जाए, जैसे सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आ गया, CH3 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 OH, ये हो गया ब्यूटेनॉल, यहां से O माइनस निकालो, ब्यूटॉक्साइड सोडियम टर्शरी 3 डिग्री हो गया ना, ये कार्बन 3 डिग्री हो गया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसा कोई बल्की बेस आ जाए, या आपके पास ट्राई इथाइल अमीन जैसा कोई बल्की बेस आ जाए, C2H5 ट्राई इथाइल अमीन है ना, अमीन है, तीनों तरफ इथाइल ग्रुप है, या टर्शरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ऐसे बेसिस आपको मिले तो उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो बल्की बेस होते हैं इनके पास इतना समय नहीं है कि ये जाके एक एप्रोप्रिएट H+ निकाले, है ना, दे आर सो लार्ज दैट दे कैनॉट फाइंड एप्रोप्रिएट बीटा हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया बीटा हाइड्रोजन नहीं निकाल पाते, है ना। इंस्टेड दे सेलेक्ट मोस्ट easily अवेलेबल बीटा हाइड्रोजन। समझ रहे हो ना, अब ये बड़े से हैं, है ना, तो ग्रुप में है, कोई मोटा सा इंसान है तो बॉल लेने नहीं जाता क्रिकेट में, वो कहता है अरे हटाओ यार कौन खेलेगा, चलो खत्म करते हैं, है ना। उससे बोलो आज बॉल नहीं खरीद लो, अरे छोड़ो यार, है ना। उससे बोलो ये बॉल अच्छी है पर दूर रखिए, ये बॉल खराब है पास रखिए, पास वाले से ही खेल लेते हैं। तो उसी टाइप के बड़े से ग्रुप हैं, आलस आता है, कहाँ अंदर जाएंगे, इतने बड़े कंपाउंड में कैसे घुसेंगे अंदर, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस है। प्रॉब्लम जो एक्चुअली है केमिस्ट्री के टर्म्स में वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, घुस ही नहीं पाते। और सेडजिफ लगता है अपने स्मॉल बेसिस में जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, है ना, KOH वगैरह देखा, NaOH वगैरह देखा, जो सब हमने मेंशन किया। जैसे इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा ये है कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन हो, CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन है हमारे पास, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन बढ़ गया है, बढ़िया एकदम, ठीक है। तो यहां से Br निकलना है और एक बीटा हाइड्रोजन, एक ये है एक ये है। अच्छा ध्यान से देखो तो स्ट्रक्चर इतना सिंप्लीफाइड होता नहीं, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन ऐसे निकले होंगे, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन ऐसे, है ना भाई, इसके जो 3 हाइड्रोजन होंगे टेट्राहेड्रल शेप में होंगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसे इसे इसे, है ना, बड़ा हाथ पैर फैला के बैठे होंगे, इतने आसानी से नहीं। ये मिटा दे ऊपर वाला, नोट कर लिया है। अच्छा, मतलब ये इतने सुंदरता से जैसे दिख रहे हैं वैसे होंगे नहीं, असल में तो ये इस कंपाउंड ऐसा कुछ होगा, C एक H ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये C इसका एक H ऐसे एक H ऐसे कुछ, है ना, ये C इसका एक H इस तरफ, एक Br इस तरफ, फिर ये C इसका एक H ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। अब ये आया बड़ा सा बेस, बेस की जिम्मेदारी क्या है, यहाँ से एक तो Br निकलेगा, है ना, Na+ के साथ, ठीक है चलो NaBr निकला, बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो O- है ये बेस हुआ, अब ये H+ ये वाला निकाल सकता है, एक तो ये बीटा है और एक ये बीटा है, तो ये कह रहा है यार ये H+ कितने आराम से मिल रहा है, देखो इसके लिए तो अंदर घुसना पड़ेगा कंपाउंड के, कौन जा रहा है अंदर, ये H+ आसानी से मिल रहा है, इसको ले लो। तो ये वाला H+ खिसका कर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को कहेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या ये मोर स्टेबल एल्कीन है? नहीं, अभी भी मोर स्टेबल वही बनता जब यहां से H+ निकलता, यहां से, और ये, हाँ, तो ये कौन सा एल्कीन बना, लेस स्टेबल। इसीलिए मैंने बोला ये एक एक्सेप्शनल रूल है जहां पे लेस स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन केस ऑफ बल्की बेसेस। क्या करते हैं बल्की बेस, बहुत बढ़िया एप्रोप्रिएट हाइड्रोजन नहीं ढूंढ पाते ना, एप्रोप्रिएट हाइड्रोजन ढूंढ के क्या मिलता था, सेडजिफ प्रोडक्ट। सेडजिफ प्रोडक्ट से क्या बनता है, मोर स्टेबल एल्कीन है। सेडजिफ के पास समय है, छोटा बेस है, घुस सकता है कहीं पे भी। हॉफमैन के पास समय नहीं है, ये क्या बना के बैठ जाते हैं, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। वैसे अगर आप एक शब्द में बोलो तो क्या सेडजिफ का मकसद मोर स्टेबल बनाना है? यस। क्या हॉफमैन का मकसद लेस स्टेबल बनाना है? नो।
हॉफमैन का मकसद है सबसे मोस्ट, ये पढ़ लो, यही लाइन है, देर आर सो लार्ज दैट दे कैन नॉट फाइंड अप्रोप्रिएट बीटा हाइड्रोजन, इंस्टेड दे सेलेक्ट मोस्ट इजिली अवेलेबल बीटा हाइड्रोजन। अब कभी ऐसा होता है कि मोस्ट इजिली अवेलेबल निकालने के बाद मोस्ट स्टेबल भी बनता है, तो वेल एंड गुड है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, तो इसको एक्सेप्शन बोलते हैं इन केस ऑफ बल्की बेसिस। क्लियर है सारी बातें? अभी यहीं पे अगर हम NaOH या KOH लगाते तो वो किस H+ को निकालते हैं, इस वाले को निकाल के बनाते हैं। क्या ये मोर स्टेबल भी है इस रिएक्शन के लिए? अभी भी लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट मेजॉरिटी में बन रहा है, सिचुएशन ऐसी है। चलिए मिटा रहे। अच्छा, अब इन्हीं सबसे मिलता जुलता एक रिएक्शन है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड। देख लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इसमें बातें नहीं करनी है। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। बच्चों डाइहैलाइड तो समझ रहे हैं, दो हैलोजन। विसिनल का मतलब होता है जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन हैलोजन हो। जेमिनल का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन हो। ये हो गया जेमिनल, ये हो गया विसिनल। ठीक है, समझ गए? विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल पे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन और विसिनल पे अलग अलग कार्बन पे। मिटा? अच्छा, तो पहले हम विसिनल डाइहैलाइड की बात करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन विसिनल के ही दिखते हैं, ज्यादा फेमस रिएक्शन यही है विसिनल डाइहैलाइड। तो देखा गया हमारे पास कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड हो या डाइहैलाइड हो, जैसे मान लो CH2Br CH2Br, उसका रिएक्शन हम जिंक डस्ट से कर दें। कई बार सिर्फ जिंक भी लिखा होता है। और कंपटीशन के लिए एक रिएजेंट और याद रखो, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लिखा हो। ठीक है, वैसे तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन कराते हैं, बट इस केस में ये डीहैलोजिनेशन कराते हैं। यहां से Br, यहां से Br निकल गया, द फाइनल प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए ये है, यहाँ पे जिंक डस्ट लिखा है या जिंक लिखा है या NaI ओवर एसीटोन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? जैसे मान लीजिए लिखा है CH3, तो क्या होगा? डीहैलोजिनेशन, दोनों Br Br हट जाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। Br क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी इज ऑफ डीहैलोजिनेशन I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस, यही होता है। अगर हम बोलें कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो दीज ऑल रिएक्शन ऑल्सो फॉलो E2 मैकेनिज्म, देयर इज नो कार्बोकैटायन। एंड इसका अगर हम पूछें आपसे इंटरमीडिएट क्या है, तो बेबी एल्कीन है। यानी यहां भी जो अटैक होता है वो पीछे से होता है। पीछे के अटैक होने की वजह से जो एल्कीन बनता है वो एंटाई एलिमिनेशन को फॉलो करता है। आप बोलोगे ये क्या चीज है, भी समझा देते हैं दो क्वेश्चन करा के अच्छे से। एंटाई एडिशन तो मैंने आपको पढ़ाया है रिएक्शन मैकेनिज्म में, अब एंटाई एलिमिनेशन समझाते हैं आज, इसको नोट कर लें पहले। विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, बगल अगल कार्बन पे हैलोजन। एंटाई एलिमिनेशन बच्चों क्या है कि मान लो अपने पास ये है CH3 Br H, एरो के ऊपर मैंने लिख दिया जिंक डस्ट, या मैंने लिख दिया NaI ओवर एसीटोन। अब यहाँ जो बंदा बनाएगा वो दो प्रोडक्ट बना सकता है। ध्यान से देखो होगा क्या, एक Br, अच्छा ये क्या है, कार्बन कार्बन, ये सब तो पता है ना आपको, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन। अब बंदा यहाँ से Br निकाल के दो प्रोडक्ट बना सकता है। पहला प्रोडक्ट ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको और खूबसूरत बनाता हूं मैं, आपको और फीलिंग आएगी। CH3 CH3 कैसा एल्कीन बना है? सिस एल्कीन बना है। सिस है कि ट्रांस है? सिस है ना।
और दूसरा जो चांस है वो C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कैसा एल्कीन है? ट्रांस। तो एंटाई में हमेशा ट्रांस, ऐसा कुछ नहीं है दिमाग लगाए, एंटी तो ट्रांस, ऐसा कुछ नहीं है। एंटाई एलिमिनेशन का एक प्रोसीजर है। हाँ, इस वाले पर्टिकुलर केस में ट्रांस बनेगा, पर यहीं पे अगर मैं ये लिख दूं तो फाइनल प्रोडक्ट सिस हो जाएगा। रट लें सर इसको? नहीं, रटो नहीं, दिखाते हैं। इस वाले में दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, विच वन? ट्रांस वन, बिकॉज ऑफ एंटाई एलिमिनेशन। किस वाले में? इस वाले में। सर किस वाले में बता दो? इसी वाले में, यही बना के रखो आप, चेंज मत करो, बना लो। इस वाले में जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो एंटाई है। कैसे होगा? देखो, एंटाई एलिमिनेशन में क्या करो कि एक बॉन्ड मोड़ दो, ये दो बॉन्ड एक जैसे हैं, कोई एक बॉन्ड मोड़ दो। मैंने ऊपर वाला बॉन्ड मोड़ दिया, CH3 C CH3 Br H Br, और मोड़ने के बाद एलिमिनेशन कर दो। अब क्या बचा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H। ध्यान से देखो, यहां से Br निकला, यहां से Br, तो यहां क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब देखो, एक H इधर है, एक H इधर है, डेफिनेटली प्रोडक्ट कैसा बनेगा? ट्रांस बनेगा। कुछ आया समझ में? कि पहले भैया इन दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड को मोड़ दो, एंटी एलिमिनेशन में एक बॉन्ड मोड़ दो, फिर Br निकाल के यहां डबल बॉन्ड। अब देखो, एक H इस तरफ, एक H इस तरफ, ट्रांस। यहां कुछ भी हो, दो में से एक बॉन्ड को मोड़ दिया करो और फिर Br निकाल दो। अब ध्यान से देख रहे हो, एक H इधर, एक इधर, तो ये ट्रांस। तो नोट करें इसको, फिर एक दूसरा इसका एग्जाम्पल कराएं, लास्ट एग्जाम्पल आज का। नोट कर लें इसको, एक और एग्जाम्पल दिखाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने? एक बॉन्ड को मोड़ा, मोड़ने के बाद दोनों से Br निकाला, एक H इधर इधर, तो मैं समझ गया ये ट्रांस है। एक और एग्जाम्पल देख लो। मान लो अपने को ये दे दे, ठीक है, तो इस बार जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सिस होगा। वेरी इजी, पहले एक बॉन्ड मोड़ दो, एक बॉन्ड मोड़ा मैंने, ये वाला बॉन्ड मोड़ दिया, दोनों Br एक तरफ आ गए, दोनों H एक तरफ आ गए, दोनों Br निकाल दो, देखो क्या बना? सिस। तो ये एक अच्छा सवाल बन सकता है, इसमें आपसे पूछ ले मेजर क्या बनेगा सिस की ट्रांस डिहैलोजिनेशन में, तो याद रखना कि एंटाई एलिमिनेशन फॉलो होता है बिकॉज ऑफ E2। E2 में आपने देखा था अटैक पीछे से होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं एंटाई एलिमिनेशन। क्लियर है? जो भी चीज दी है एक बॉन्ड घुमा दो, उसके बाद रिमूव करो, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ तो सिस, अलग तरफ तो ट्रांस। तो ये था विसिनल डाइहैलाइड का डीहैलोजिनेशन। जेमिनल में क्या होता है कि चेन थोड़ी लंबी हो जाती है। मान लो जेमिनल डाइहैलाइड देखें, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। जैसे मान लो मेरे पास है CH2Cl, एरो के ऊपर लिख दिया मैंने जिंक डस्ट। यहां क्या होगा कि क्लोरीन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से एक इधर, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, तो आपके पास बना CH2 डॉट डॉट, CH2 डॉट डॉट, फ्री रेडिकल है ना, होमोलिसिस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो क्या होगा, यहां पे हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसी के, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन के, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन के दो मॉलिक्यूल्स। तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दोनों आपस में चिपक जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ चेन की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1,1 डाइक्लोरोमीथेन था और वहां पे इथीन बन गया। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH Br जिंक डस्ट। तो क्या होगा कि यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिसिस होगा, CH3 CH डॉट डॉट बन जाएगा, इस तरह से एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा CH CH3 डॉट डॉट।
फिर दोनों डॉट डॉट आपस में मिल जाएंगे और CH3 CH डबल बॉन्ड CH यानी यू स्टार्टेड विथ समथिंग लाइक इथेन 1,1 डाइब्रोमोइथेन एंड यू एंडेड विथ ब्यूट 2। तो ये है जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये एल्कीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड थे। बाकी मेथड्स भी हैं, अभी हम अगले लेक्चर में उनको कवर करते हैं, उनके मैकेनिज्म मोस्ट ऑफ देम के पढ़ाए हुए हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो कि आगे भी आपके यूज होने वाले हैं। तो जल्दी से इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर को फिनिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।